बूढ़े आदमी का रोल करना पसंद नहीं था। मुझे ये लगता था कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ऊपर छाप लग गई तो फिर मेरा करियर खत्म हो जाएगा। और मैंने कहा कि देखिए, मैं किसी भी बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता हूँ। एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई थी सर आपकी? मेरे फादर मुझे यही कहते थे कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा बाबूजी, या तो मैं नेता बनूंगा या अभिनेता बनूंगा। तो बोले नचैया बनोगे, नचैया। द्रोणाचार्य इन रियल से आपको कभी कोई एक सवाल पूछना का मौका मिले तो वो ऐसा कौन सा सवाल होगा जो आप पूछना चाहेंगे सर? द्रोणाचार्य से मैं यही पूछूंगा कि भाई एक बात बताओ, महाभारत के अंदर में कौन सा एक ऐसा सीन था जो कि आपके दिल के बहुत करीब है? जब अभिमन्यु की हत्या हो जाती है और अर्जुन का बेटा वहां लड़ाई लड़ रहा है, उसको 8-8 10-10 योद्धा मिलके मार रहे हैं और द्रोण रथ पे खड़े हुए हैं चक्रव्यूह के अंदर, और वो देख रहे हैं और बचा नहीं रहे हैं उसको। जब भी इस तरीके के आप कैरेक्टर्स करते हैं पहले कुछ रिचुअल होता है आपका? हाँ, होता होगा, लेकिन मैं फॉलो नहीं करता। देवों के देव महादेव, उसमें आपने प्रजापति दक्ष की जो भूमिका निभाई है, पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है आपका। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जो भूमिका मैं नहीं करना चाहता हूँ वही भूमिका अल्टीमेटली बहुत बड़ी हिट हो जाती है। Okay, guys, cut. Good job, Annie. That was good. सबके लिए पकौड़े लगा। पकौड़े, वो भी बारिश के बिना। बारिश। पकौड़े। बारिश। अब राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। महाभारत के अंदर में द्रोणाचार्य का चाहे कैरेक्टर हो, चाहे शक्तिमान के अंदर में किल्विश का कैरेक्टर हो, और देवों के देव में प्रजापति दक्ष का कैरेक्टर हो, ऐसे आइकॉनिक रोल्स के जो ज्ञाता हैं साक्षात आज हमारे साथ में हैं। सुरेंद्र पाल सर का बहुत बहुत स्वागत है सर जज्बात में। आज हमारा भी ये सौभाग्य है कि आज आपसे इतनी क्लोजली बैठ के इतनी सारी चीज़ें सुनने का शायद मौका मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद टू कोणार्क जैन जी, जो आज मेरे साथ रूबरू हुए हैं जस्ट बात में। और मेरा सौभाग्य है, मैं ये कहूँगा कि इतने खूबसूरत पॉडकास्ट में आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू सर। जयपुर से सर बहुत पुराना नाता रहा है आपका, और वो शायद नाता उम्र के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो कुछ सालों का है, बट अगर हम विजुअलाइजेशन की दुनिया से की बात करें तो वो हज़ारों साल पुराना नाता। महाभारत की जो शूटिंग स्टार्ट करी थी वो जयपुर में काफ़ी शूट हुआ है उसका, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं सर। अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर महाभारत की पूरी शूटिंग कहाँ हुई थी, तो मैं यही बोलूँगा कि राजस्थान में। राजस्थान जो है आन बान शान का प्रतीक है। राजस्थान की भूमि में एक वॉर है, एक युद्ध है, और महाभारत का युद्ध भी जयपुर और अजमेर के बीच में एक महला गांव पड़ता है, जहां पर जिसका लुक जो था पूरा एक डेजर्टेड लुक था, पूरा का पूरा। और उस डेजर्टेड लुक में जब युद्ध लड़ा गया था और हाथी 500 घोड़े आसपास के एरिया से और रथ वगैरह जब मंगा के जब चलाया गया था, उस पूरे ग्राउंड पूरा पूरा भरा हुआ, जिधर आप नजर घुमाओ तो उधर आपको सिपाही दिखेंगे। और उसमें जब युद्ध का पिक्चराइजेशन हो रहा था तो कोणार्क, मैं तुम्हें सच बताता हूं, ऐसा लग रहा था कि महाभारत का युद्ध ऐसे ही हुआ होगा। इतनी भीड़, इतने घोड़े, इतने लोग पैदल जब वो दौड़ रहे थे और उनका शॉट लिया जा रहा था, वो अमेजिंग था, अमेजिंग। और तब हमारे पास टेक्निकली हम इतने एडवांस नहीं थे, राइट सर, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अच्छा पिक्चराइजेशन किया गया था महाभारत का कि आज महाभारत न केवल एक एपिसोड बन के नहीं, एक
इतिहास बनकर हमारे हिंदुस्तान के दर्शक नहीं बल्कि विदेशों में भी जो हिंदुस्तानी रहते हैं उनके लिए एक यादगार टेलीविजन शो बन गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जिसकी शूटिंग जो हुई थी वो मैं ये कहूँगा कि हर एपिसोड एक कहानी कहता है, हर एपिसोड में एक ड्रामा था, हर एपिसोड में अच्छे कलाकारों का जो चयन हुआ था वो एक अच्छे परफॉर्मेंसेस थे सबके। और उसी का कारण है कोणार्क कि आज हमको करीब 38 इयर्स हो गए हैं। 1988 में शूट शुरू हुआ था और इस वक्त है अराउंड 2025। इस 38 साल की यात्रा में मुझे नहीं लगता है कि जिसने भी महाभारत देखी होगी वो महाभारत को भूल गया होगा। आज भी महाभारत लोगों के दिलों में है, बिल्कुल सर, लोगों के दिमाग में है। आज मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग मुझे मेरे नाम, असली नाम सुरेंद्र पाल सिंह से कम पहचानते हैं, बल्कि बोलते हैं देखो वो देखो द्रोणाचार्य जा रहा है, वो देखो द्रोणाचार्य जा रहा है। और अरे द्रोणाचार्य जी एक तस्वीर खींचनी है आपके साथ। कोई बोलेगा द्रोणाचार्य जी आपसे मुझे मिलना है, आपको फोन करना है, आपको ये करना है। तो दे डोंट कॉल मी विद माय ओरिजिनल नेम, दे कॉल मी विद द्रोणाचार्य। ये है। कैसा सर लगता है जब ऐसे आइकॉनिक हैवी कैरेक्टर्स को जब हम प्ले करते हैं तो उसके बाद में क्या इम्पैक्ट आता है एक पर्सनल लाइफ के अंदर में? जब मैं टेलीविजन में आया तो मेरा टेलीविजन का पहला सीरियल ही महाभारत था और उसमें एक बुढ़े की भूमिका मिली मुझे। कोई यंग नहीं था, अर्जुन नहीं था, युधिष्ठिर नहीं था, कर्ण नहीं था, दुर्योधन नहीं था। और उसकी भूमिका जो था वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था क्योंकि मैं यंग था, बहुत यंग था। और मुझे समहाउ मैं उस एज में, जब मैं जिस एज पे था उस वक्त, मात्र 26 साल का लड़का था मैं, तो उस एज में मुझे बूढ़े आदमी का रोल करना पसंद नहीं था कि मुझे ये लगता था कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ऊपर छाप लग गई तो फिर मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। मुझे जो मैं सपने सजो कर आया था, बम्बई गाजियाबाद से दिल्ली तक की जो यात्रा की थी मैंने, बॉम्बे तक की जो यात्रा की थी, वो मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैंने पहले तो ये रोल के लिए ना करी थी। जब गुफी पेंटर जी का फोन आया था मेरे पास, ही सेड आई वुड लाइक टू मीट यू, कैन यू कम टू माय ऑफिस? आई सेड ओके सर। ही सेड कितनी देर में आ जाओगे? मैंने कहा मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा था। उन दिनों मोबाइल सिस्टम नहीं था। बिल्कुल। हाँ, उस वक्त सिर्फ लैंडलाइन होती थी। शायद हमारे दर्शकों को इस बारे में पता भी नहीं होगा। तो पहले वो उतनी फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी इलेक्ट्रॉनिक की जो फैसिलिटी आज हमारे पास है। आज लुक टेस्ट भी हो जाता, सब उस वक्त भी होता था लुक टेस्ट। और मैं वहाँ जब पहुँचा तो गुफी ने बोला हमारी सारी कास्टिंग हो चुकी है, अच्छा, हमारे पास सिर्फ एक रोल बचा है। तो मैंने पूछा कौन सा? बोले द्रोणाचार्य का। बस इतना मेरा सुनना था, मेरा गुस्सा थोड़ा बढ़ गया और मैंने कहा कि देखिए मैं किसी भी बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता। मैं करियर के अपने स्टार्टिंग पर हूँ और अभी मेरी फिल्में एज ए हीरो आ रही हैं, एज ए नेगेटिव हीरो आ रही हैं, तो मैं जो हूँ ये रोल नहीं करूँगा। बोले उन्होंने काफ़ी कन्विंस करने की मुझे कोशिश की, लेकिन मैंने उनका ऑफिस छोड़ दिया और मैं उतर के ऑफिस भी आज चोपड़ा के ऑफिस से बाहर निकल कर आ गया और गाड़ी में बैठ के जा ही रहा था तो मैं देखा एक आदमी भागा भागा आया। वो ऑफिस का ही वो था, BR ऑफिस का। उसने बोला सर आपको बड़े साहब ने बुलाया। बड़े साहब मतलब BR चोपड़ा था। और पहले डायरेक्टर्स की बहुत बड़ी वैल्यू थी, यू नो, डायरेक्टर को लोग मान सम्मान बहुत ज्यादा देते। बिल्कुल। तो मैं बड़े साहब को कैसे मना कर सकता था? BR चोपड़ा था, लेजेंड।
तो मैंने गाड़ी रोकी, उतरा मैं, और उतर के मैं उसके साथ, नौकर के साथ, फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस था, और वहाँ पहुँचा। तो कॉन्फ्रेंस टेबल थी उनकी, ऐसे बड़े चोपड़ा साहब बैठे थे, और सामने की चेयर पे सब राइटर्स बैठे थे, 5-6 राइटर्स, 7 राइटर के साथ काम करते थे वो, एक राइटर नहीं था। अच्छा। हाँ, डॉक्टर राही मासूम रजा, भृंग तुपकरी, नरेंद्र शर्मा, अधिकारी जी, भटनागर जी, इस तरह करके काफी सारे राइटर्स सामने बैठे हुए थे। और उन्होंने मुझे देखा, बड़े चोपड़ा साहब ने, तो ओयो करके देखते रहे मुझे। ओके ओके, मैंने कहा ओके ओके क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। से बोला हाँ बोलो 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 बोलो, क्या है? अब हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा करेज अपना वो करके मैंने कहा सर मैं बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं हीरो बनने आया था। बस इतना सुनना था। राही मासूम रजा साहब वहीं बैठे हुए थे, उनको आ गया गुस्सा। वो तंबाकू तो बहुत ज्यादा खाते थे। उन्होंने अपने पीक दान में थूका खूब सारा, और फिर मेरे को बोले क्या बोले, द्रोणाचार्य बुढ़ा था? अबे द्रोणाचार्य आर्मी का जनरल था, जनरल। और उन्होंने जो मुझे डांट लगाई वहां पे, वो मैं भूल नहीं सकता हूं अपने जीवन में। और मुझे उस वक्त रोना आने लगा था। मुझे लगा था मुझे मेरे माँ बाप ने भी शायद मुझे इतना नहीं डांटा जितना मुझे राही साहब ने डांटा। बोले सर ये लड़के चले आते हैं आजकल के, पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको कुछ मालूम है नहीं उसके बारे में कि द्रोणाचार्य था क्या। अरे 10 अर्जुन बना सकता था, 10 दुर्योधन बना सकता था, थप्पड़ मार के दोनों को बैठा सकता था, इतना ताकतवर था, इतना वो था। तो मुझे तो रोना ही आ रहा था वहां पे। तो BR साहब ने बोला, चोपड़ा साहब ने, राही साहब इस ओके, आजकल के बच्चे हैं, नई जनरेशन है, इनको ज्यादा पता नहीं रहता। अरे सर एक्टर बनने चले आते हैं और साला इनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है इन लोगों को, एक्टर बनने चले आते हैं। पढ़े लिखे हो? मैंने कहा हाँ जी। कितने हो? मैंने कहा ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट है, बताइए, यही नहीं मालूम इनको द्रोणाचार्य क्या था। तो मैंने तो अपनी हार को स्वीकार करते हुए मैंने कहा ये, और मेरी माँ ने जब एक बार मुझे सिखाया था कि बेटा अगर लक्ष्मी ज्यादा दरवाजा खटखटाने लगती है, नॉक करने लगती है, तो उसको ना नहीं करना चाहिए। और मैंने उस वक्त ना किया ना हाँ किया। बस बड़े चोपड़ा साहब ने अपने बेटे को बुलाया, रवि को बुलाया, रवि से मेरा इंट्रोडक्शन कराया। तो रवि ने बोला कि सर मैं इनका स्क्रीन टेस्ट ले लूं। तो उन्होंने बोला रवि वाई स्क्रीन टेस्ट, ही तो लुक्स लाइक ए द्रोणाचार्य, एब्सोल्युटली लाइक ए द्रोणाचार्य, देखो। बोला यस डैड। एंड इस तरह मेरा द्रोणाचार्य का चयन हुआ, और उसके बाद इतिहास लिखा गया। हमने पूरी महाभारत की टीम में किसी ने भी नहीं सोचा था कनार की महाभारत इतना बड़ा हिट शो होगा, किसी ने नहीं सोचा था। हम लोग काम कर रहे थे, हमने भी यही सोचा कि चलो थोड़े दिन काम वाम कर रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे वैसे भी मिल जाएंगे, थोड़ा जो बुरे दिन चल रहे हैं, मुफलिसी के जो दिन चल रहे हैं, पैसे वैसे ज़्यादा जेब में रहते नहीं थे, स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग, तो थोड़ा स्ट्रगल का पीरियड हमारा निकल जाएगा, गुजर जाएगा, उस बीच में कुछ और काम वाम मिलेगा, पकड़ लेंगे हम लोग। ये सोच के हमने कर लिया। और उसके बाद जब महाभारत टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद तो उसने इतिहास लिख दिया हिंदुस्तान के पटल के ऊपर। और उसके बाद चाहे कोई भी कैरेक्टर हो महाभारत का, सभी कैरेक्टर मैं बोलूंगा वॉज वेरी गुड एंड वेरी गुड परफॉर्म बाय ऑल द एक्टर्स इन महाभारत।
और महाभारत ने एक इतिहास लिखा हिंदुस्तान के टेलीविज़न के ऊपर। सर, जब इस तरीके के लेजेंडरी एपिसोड्स क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसके पीछे क्या प्रिपरेशंस होती हैं? बिकॉज अभी तक देखिए, लेजेंडरी जो बनाए जाते हैं कुनार, वो तो मैं यही कहूँगा कि वो तो राइटर लिखता है, राइटर लिखता है। जी लेकिन एक्टर जब उसे परफॉर्म अच्छा कर देता है जी तो वही कैरेक्टर जो है वो फिर अस्मरणीय हो जाता है। उसे लोग याद रखते हैं, सालों साल लोग भूलते नहीं है, लोगों की नजरों में बैठा रहता, आंखों में बैठा रहता। अरे यार, ये कैरेक्टर था, उसने प्ले किया था, ये कैरेक्टर था। चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो हिस्टोरिकल हो या माइथोलॉजिकल हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई इमोशंस हो, पॉपुलैरिटी उसको उससे कहीं ज्यादा मिलती है जब लोग देखते हैं उसे, पढ़ते हैं। और मैं तो कहूँगा कि ईश्वर की दया, ईश्वर का आशीर्वाद रहा है मेरे साथ, और मुझे टेलीविज़न पे बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाली सभी भूमिकाएं मिलती ही चली गई। महाभारत के बाद मैंने चाणक्य किया, उसमें अमात्य राक्षस किया, फिर चंद्रकांता एक बहुत बड़ा सीरियल बना हिंदुस्तान में DD1 के ऊपर, उसमें मैंने रोल किया। फिर शक्तिमान मुझे मिला, अंधेरा किल्विश कायम रहे, तमराज किल्विश। किल्विश was not resembles with any of my roles what I have done. और मुकेश जी को भी लगता था कि ये जो किल्विश का रोल है ये कोई आम एक्टर नहीं कर सकता है। उसे लगता था कि ये रोल अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो अमरीश पुरी जी कर सकते हैं। और जब अमरीश पुरी ने कहा कि मैं अभी टेलीविजन करने के मूड में नहीं हूँ और मैं टेलीविजन करना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि आई एम कनेक्टेड विद द फिल्म्स, और इसलिए मैं नहीं करूँगा, तो मुकेश को ऐसा लगता था कि वो शायद मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन नहीं माने वो। फिर मैं पीछे से पहुंच गया, मैंने कहा मुकेश जी अब तो मुझे दे दो। तो बोला तू क्या करेगा, बता बता बता। मैंने कहा जब तक दोगे नहीं तब तक मैं करूंगा कैसे, मुझे दोगे तब तो मैं करूंगा। बट मैं इतना वादा करता हूं मुकेश तुमसे कि अगर मैंने ये किल्विश कर दिया तो इतिहास लिखूंगा फिर से एक बार। अच्छा ठीक है, ओके डन। उन्होंने भी उसको चैलेंजिंग के रोल पे ले लिया। फिर मैंने उसके लिए कुछ गेटअप किया, उसकी नाक लगाई, उसकी भवें चेंज की, दांत गंदे किए, एक विग लगा लिया था। खुदा गवाह कर रहा था, अमिताभ बच्चन जी का एक विग पड़ा हुआ था वहां पे, वो मैंने कहा ये मुझे दे दो, मैं उसको लगाया। फिर मैंने एक कपड़ा लिया, उसमें एप्रन लगाया कि उड़ने के लिए वो एकदम से फ्लाई करता हुआ आए, ऐसा फील आया उसका। तो उसके बाद मैं सारा गेटअप वेटअप करके जब मुकेश खन्ना के सामने गया हूँ तो बोले क्या करना चाहते हो तुम, करोगे क्या? तो फिर मैंने कुछ मैनरिज्म पकड़े उसको, अंधेरा कायम रहे, और फिर वो हाथों का एक्शन, इस तरह करके मैंने थोड़े से वेरिएशंस रखे थे। लेकिन जब वो शूट किया गया पहला एपिसोड, और शूट करने के बाद मुकेश ने जब देखी वो सारी चीजें, तो ही वॉज मिसमराइज्ड, ही वॉज शॉक्ड टू सी। कहता इट इज सो ब्यूटिफुल, सो नाइस, सो गुड। जैसा मैंने किल्विश के बारे में सोचा था, ये किल्विश बिल्कुल वैसे ही निकला। और मैंने बहुत शिद्दत के साथ ये रोल किया, बहुत अपना जी जान लगा के किया कि भैया ये भी एक इतिहास लिखने वाला पात्र होना चाहिए। और उसके बाद जब हिंदुस्तान के बच्चों ने इसे देखा और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, तब मुझे लगा कि शायद मेरी मेहनत जो है सफल हो गई है। और इससे पहले भी जो मैंने सीरियल किए थे वो भी बहुत पॉपुलर हुए, जैसे चंद्रकांता बहुत पॉपुलर हुआ, चाणक्य बहुत पॉपुलर हुआ, तो सब ये पॉपुलर हुए।
सर एक बात बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे हाँ आपको हाँ जरूर। कि बचपन से आपको टीवी स्क्रीन पे ही देखा है और आज मैं सिर्फ आपको सुनना चाहता हूँ और इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी कुछ चीज़ें जो शायद हमको नहीं पता थी वो भी पता चल रही हैं और प्लस बस आपके साथ बैठना ही बहुत अच्छा लग रहा है। अरे थैंक यू वेरी मच कोणार्क। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं इस इतने बढ़िया स्टूडियो में जस्ट बात में कोणार्क जैन के साथ बैठकर थैंक एक गुफ्तगू कर रहा हूँ और अपने दर्शकों के साथ बहुत कुछ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सी ऐसी यादें जो जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। आज आपने वो तार मेरे छेड़े हैं तो मेरे मुंह से निकलती चली जा रही है, चीज़ें निकलती चली जा रही हैं। आपके बारे में सर से आपसे डिस्कशन हो रहा था रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट, तो काफ़ी चीज़ें थी जो पूछनी थी, काफ़ी चीज़ें थी वो इसलिए भी थी बिकॉज अभी तक कोई प्रॉपर शायद पॉडकास्ट प्लस आपके बारे में इतना ज़्यादा पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल नहीं है हाँ, चीज़ें। हाँ, हाँ, हमने कैरेक्टर्स आपके देखे हैं, रोल्स देखे हैं, किस तरीके से आप बखूबी हर एक कैरेक्टर को आपने निभाया है, हाँ, बट ऑडियंस इनर जो आपका एक प्रोफाइल है जी जी है ना, जो एक शख्सियत है ना, वो मैं आज सीरियसली इस पॉडकास्ट के माध्यम से चाहूँगा कि लोगों को पता चले कि आपके बारे में आपने कितनी मेहनत करी है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, क्या स्ट्रगल्स आपने करी हैं। क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जो कि एक्टिंग लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में आ रहे हैं, देख रहे हैं और वो इंस्पायर होते हैं सर कैरेक्टर्स को मैं देखकर। अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, डेफिनेटली कहना चाहूँगा, उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ जो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। उनको ये कहूँगा कि हर फील्ड में मेहनत जो है वो आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। मेहनत करने का अगर जज्बा नहीं है आपके अंदर तो सफलता आपको आगे तक नहीं लेके जाएगी। सफलता एक ऐसे पहिए पे खड़ी होती है जिसमें मेहनत होती है। और अमिताभ बच्चन जी के फादर की कविता है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सर एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई थी सर आपकी? एक्टिंग जब मेरे सारे भाई बहन जो थे अच्छी अच्छी पोस्टों पे चले गए थे, अच्छा। मैं घर में सबसे छोटा था। अच्छा। और मेरे फादर मुझे यही कहते थे कि देखो तुम्हारे सब भाई बहन इतने अच्छी अच्छी जगह चले गए, अब तुम क्या करोगे। तो मैंने अपने पिताजी से कहा था कि पापा, बाबूजी, बाबूजी हम लोग बोलते थे, बाबूजी और अम्मा ही कहते थे पहले। तो मैंने कहा था बाबूजी मैं जीवन में वो करना चाहता हूं कि जब मैं सड़क पर चलूं तो लोग मुझे ये ना कहें कि दशरथ सिंह का बेटा सुरेंद्र पाल जा रहा है, बल्कि ये कहें कि देखो सुरेंद्र पाल के पिता दशरथ सिंह वो जा रहे हैं। मेरी पहचान आपके नाम से नहीं होनी चाहिए, आपकी पहचान मेरे नाम से होनी चाहिए। तो मैं वो बनना चाहता हूं। तो मेरे फादर का ये सवाल बड़ा अजीब सा लगा उनको। तो उन्होंने बोला क्या करना चाहते हो? मैंने कहा बाबूजी या तो मैं नेता बनूंगा या अभिनेता बनूंगा। तो बोले नचैया बनोगे, नचैया। और वो पुलिस वाले थे, बड़ी आवाज में दम था, दमदार आवाज थी उनकी बड़ी। तो ही वॉज वेरी अपसेट विद मी, नाराज हो गए मुझसे। बोले ये तो अजीब सी बातें करता है, इसकी बातों में कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस बातें करता है ये तो। और उन्होंने मेरी मदर से भी शिकायत की इस बारे में। लेकिन कहते हैं ना जिसकी मंजिल दूर हो और रास्ता कठिनाइयों भरा हो तो उसे चलने से कोई फिर रोक नहीं सकता है। मेरा भी यही था कि मैंने कहा मंजिल तक तो मैं पहुंचूंगा, अपनी सारी रास्ता सारी मंजिल मैं तय करूंगा। और एक दिन मैं हिंदुस्तान में मेरी अपनी पहचान होगी। और यही सोच के मैं घर से निकला था। मैं तो घर से निकला था अकेला ही, मगर
लोग मिलते गए और कारवां बनता बनता गया। गया। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो घर के सबसे छोटा जो बच्चा होता है ना, जनरली देखा गया है कि वो बहुत डिफरेंट जाते हैं चीज़ों को लेके। जब फैमिलीज़ में देखा जाता है कि जो बड़े वाले बेटे होते हैं या डॉटर भी है, तो वो जनरली जो फैमिली बिजनेसेस हैं या जो वो करते आ रहे हैं वो ज़्यादा लीन होती हैं कि मैं भी शायद वो करूँ या जो करते आ रहे हैं। बट जो छोटा वाला को उसको शायद फ्रीडम और शायद वो स्पेस भी मिलता है सर, हाँ हाँ कि कुछ डिफरेंट करने का। आपका कुछ है टेक सर इस पे? आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ? देखो, लोग तो कहते हैं आजकल 2 बच्चे होने चाहिए, हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 बच्चे उनको होना चाहिए जिनकी इनकम कम हो, कम हो, बिल्कुल। लेकिन जो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल में पढ़ा सकते हैं, अमेरिका भेज सकते हैं, लंदन भेज सकते हैं, फर्दर एजुकेशंस के लिए अच्छी अच्छी जगह भेज सकते हैं, उनको किस चीज़ की कमी है? उनको तो अपने अगर हमारे समाज में पढ़ा लिखा वर्ग आता है तो उसके लिए मनाही थोड़ी ना है हमें। विवेकानंद जी शायद, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, वो अपने फादर की 6वीं संतान थे, लेकिन 5 लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन विवेकानंद ने इतना बड़ा काम किया। हम अपने 11 भाई बहनों में 11वें नंबर पे थे, सबसे लास्ट में थे, लेकिन उन लोगों ने, उनको कोई भी नहीं जानता, लेकिन मुझे सब जानते हैं। मैं तो सड़क पे भी चलता हूँ तो भी रिक्शे वाला भी मुझे पहचान दे जाता है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि हमें जीवन में अपनी जगह बनानी चाहिए, और बनाने के लिए उसमें ना कोई माँ बाप आपका आएगा हेल्प करने, ना कोई भाई बहन आपका हेल्प करने आएगा, ना कोई दोस्त आएगा। ये संघर्ष आपको स्वयं अकेले करना पड़ेगा। जिस तरह आपकी हेल्थ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपको सवेरे उठना है, उठिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, दौड़िए, भागिए, खेलिए, स्विमिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए ताकि आप फिट रहें, एक्टिव रहें, आपका ब्रेन वर्किंग रहे, काम करने की क्षमता, योग्यता रहे आपके अंदर, तभी आप कहीं जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके अंदर काम करने में ही लूजर हैं आप, अरे आज सो लेते हैं, आज खा लेते हैं, खाना देखा तो घबड़ घबड़ करके खा गए साला, तो ये सब चीजें जो हैं आपको थोड़ा सा त्यागी है। ये चीजें जो हैं ऑब्स्टिकल हैं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हमने ये सब चीजों को शुरू से ही अप्लाई कर रखा था अपने ऊपर कि भैया मेहनत करना है, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने वाले का अगर आपके अंदर हौसला है आगे बढ़ने का तो 100% आप आगे बढ़ेंगे। और आप किताबें अच्छी अच्छी पढ़िए, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लिटरेट लोग हुए हैं, बहुत अमीर लोग हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं, अमेरिकन हैं, बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में जिनकी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफियां हैं, उनको पढ़िए। उनको पढ़ने से आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, ज्ञान, और ज्ञान से आदमी जो है बूढ़ा नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, ज्ञान आपको बहुत आगे लेके जाएगा जीवन में। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात है सर ये। एक्चुअली में ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान सब कुछ। और ज्ञान भी एक ऐसी चीज है जिसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कोणार्क जी, आप गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने रहिए। बिल्कुल सर। ये तो सौभाग्य होगा सर हमारा। और कहते हैं गुरु अगर आपके साथ है तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव बातें सिखाता रहेगा जी। और जीवन में आगे इस लक्ष्य को आगे पहुंचना कैसे है उसका भी ज्ञान आपको देता रहेगा जी। वो कहते ना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पांव, बलहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए।
तो भगवान तक की यात्रा करने के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। चाहे भगवान तक की यात्रा हो या आपके करियर में आगे पहुंचने की यात्रा हो, आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु आपके पिता भी हो सकते हैं, गुरु आपकी माता भी हो सकती हैं, गुरु आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, और गुरु आपकी छोटी बहन भी हो सकती है। गुरु कोई भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु सिर्फ लंबे बालों वाला या दाढ़ी वाला ही नहीं होता है। गुरु कोई भी हो सकता है। बचपन में सर हमने एक चीज़ सुनी है कि लक्ष्मी आपसे कोई भी फिर भी ले सकता है, वो चंचल भी हैं, प्लस ले जा भी सकता है, चोरी कर सकता है, बट एक ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जो कि अगर आपके पास में है तो आप उससे वापस लक्ष्मी पा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान कोई आपसे छीन नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही, बहुत अच्छी बात कही कोणार्क आपने, कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जिससे आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। ज्ञान अब अगर आपके पास है तो आप कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते, मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। ज्ञान अगर आपके पास है तो आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई आपका रास्ता रोक ही नहीं सकता है। ज्ञान वो है। और हम वही तो बात कहते हैं, बार बार सभी को कहते हैं, अच्छी किताबें पढ़ा करो, अच्छा ज्ञान मिलता है। अच्छे अच्छे हम जो हमारे बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, अच्छी अच्छी पोइट्रियां लिखी हैं, अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं, उनको पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। बिल्कुल सर। बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स आपने प्ले करे हैं सर। मैं आना चाहूँगा देवों के देव महादेव के अंदर में, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है आपका। मैं अभी आपको बिफोर द पॉडकास्ट भी बता रहा था, उसमें आपने प्रजापति दक्ष की जो भूमिका निभाई है। मैं प्रजापति दक्ष के बारे में और जानना चाहूँगा। आज साक्षात आप बैठे हैं, कि उनके बारे में क्या चीज़ आप बताना चाहेंगे? पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जो भूमिका मैं नहीं करना चाहता हूँ वही भूमिका अल्टीमेटली बहुत बड़ी हिट हो जाती है। जैसे द्रोणाचार्य का भी यही हाल था कि मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो मेरे गले पड़ी और मैंने किया, और इतना ही बड़ी हिट हुई। ये देवों का देव महादेव भी जो रोल था, पहले मैंने अपना नितिन हमारे जो डायरेक्टर थे सिन्हा साहब, मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं करूँगा। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ जो माइथोलॉजिकल सीरियल बनाए जाते हैं वो अच्छे नहीं बनाए जाते हैं, और उनको बहुत तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, और हमारे सनातन धर्म को कोई तोड़ मरोड़ कर दिखाए वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। समाओ मेरी अपनी चाहत थी कि आप धर्म को दिखाना है तो आप अच्छे वे में दिखाइए, अच्छे तरीके से दिखाइए उसको तोड़ मरोड़ के मत, अपने मन से मत लिखिए। जो हमारे वेद पुराणों में लिखा है वही दिखाइए। तो मुझे भी लगा कि ये लोग भी क्या बनाएंगे, महादेव के बारे में इतना ज्ञान कहाँ है इनको। चला गया था। फिर मैंने कहा वही वो बराबर मुझे टच में रहे। 2-3 महीने तक शूटिंग नहीं की उन लोगों ने। बोले नहीं, दक्ष कोई नहीं करेगा, आप ही करेंगे। दक्ष प्रजापति दक्ष। तो मुझे लगा कि यार मेरी माँ जब कहती है कि जब लक्ष्मी बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खटखटा रही हो तो लक्ष्मी को भगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल, वरना लक्ष्मी नाराज़ होके चली जाती है। तो मैंने कहा अब ठीक है देवी माँ, अगर आप पधारना चाहती हैं तो आइए, स्वागत है आपका। हमने उनका स्वागत कर लिया। करने के बाद जब हमने वो जब पहले दिन हमारी शूटिंग देखी, मैंने भव्य सेट देखा, भव्य मूर्ति बनाई, भव्य एवरीथिंग, और उस सीन में महादेव जी की अपीयरेंस, ओह गॉड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं बताऊं, एंट्री ही सर, इतना खूबसूरत शो बन सकता है टेलीविजन पर, मैं कभी सोच नहीं पाया था। और उस शो ने मुझे जिंदगी के एक नए पटल पर जाके खड़ा कर दिया। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरे से, और
मुझे स्वयं को भी, अगर आप पूछेंगे महाभारत के बाद यदि कोई अच्छा सीरियल एज एन एक्टर मैं बता रहा हूँ, नॉट एज ए, उसकी कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं पात्रों का, लेकिन मैं एज एन एक्टर बोलना चाहता हूँ कि महादेव वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट रोल फॉर मी, प्रजापति दक्ष वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट रोल फॉर मी। और मैंने उसे बहुत ही अपने एफर्ट्स लगा के किया था, बहुत शिद्दत से किया था मैंने। और जो भी काम आप जीवन में याद रखिएगा कुनार, जो काम आप बहुत मन लगा के करते हैं उसमें सफलता भी आपको जरूर मिलती है। और मैंने भी कहा था कि प्रजापति दक्ष इतनी बार टेलीविजन पर आ चुका है लेकिन अभी तक लोग उसकी पहचान नहीं बना पाए, लेकिन मैंने कहा मैं दक्ष प्रजापति की पहचान बना दूंगा। और फिर जो मैंने उसको किया, जितने उसे किया, और ऑडियंस ने जो हमको मान सम्मान दिया और आप लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं देश की जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जितना प्यार मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आपकी एक्सपेक्टेशन तक पर हमेशा आऊँगा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा, मैं कभी कोई ऐसी भूमिका नहीं करूँगा जो आप अपने माता पिता भाई बहन के साथ घर में बैठकर ना देख सकें। मैं हमेशा कोशिश यही करूँगा कि मैं उन अच्छे स्वच्छ धारावाहिकों में काम करूँ जिससे हमारी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आगे बढ़े और आप और हम गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। सर, देवों के देव के अंदर में जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत अमेजिंग प्ले हुए हैं, जो पिक्चराइजेशन है दैट वाज सुपर्ब, बट जो महादेव जी की जो एंट्री होती है, मोहित रैना जो महादेव के जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, है ना, वो बहुत ही अमेजिंग और लेजेंडरी, मैं उसको बोलूँगा कि जो एंट्री रही है, नो डाउट। हाँ, अभी तक का, मतलब मैं अगर इमेजिन करता हूँ, मैं कोणार्क आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि उसमें जो महादेव जी की एंट्री होती है, आप विश्वास कीजिएगा जब एंट्री हुई थी उनकी, और वो सामने हमारे बहुत बड़ा स्टूडियो में सेट था हमारे, और वो ऊपर से वहाँ पे हुआ और उसमें धुआं 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 के बीच में से अपीयरिंग हुई। आप विश्वास कीजिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस वक्त, बिल्कुल, जब मैं ये सीन देख रहा, मैंने ये कैसे, मुझे खुद नहीं यकीन आया कि ये कैसे शूट किया इन्होंने। और महादेव जी के एक उंगली दिखती है, धीरे धीरे करके हर चीज देखते, और फिर महादेव जी प्रकट होते हैं। अरे मैं तो दक्ष था, मैं तो अगेंस्ट एंटी महादेव था, मुझे तो लगा कि मैं हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो जाऊं कि प्रभु क्षमा कर देना अगर कोई गलती हो गई हो मुझे, कहीं ऐसा ना हो थप्पड़ी मार दें उठा के मेरे को, ऐसा लगने लगा मुझे, सच्ची कह रहा हूँ। और चूंकि सती मेरी बेटी है जी, और वो भी उस वक्त पहला शो कर रही थी, शी वाज डूइंग द फर्स्ट शो, और बहुत मान सम्मान देती थी मुझे, बहुत प्यार करती थी मुझे, आती थी मुझसे, हमेशा मिलती थी। और मोहित रैना भी बहुत अच्छा कलाकार, बहुत अच्छा इंसान है वो, और बहुत प्यारा बच्चा है मेरे लिए। तो मैं जब एक दो बार उसको मिलने गया था, तो चूंकि हमारे सीन्स टुगेदर नहीं थे शुरू में, तो जब मैं उसको मिलने जाता था सेट में, और वो सब गेटअप वेटअप लगा के पूरा बाल वाल सब लगा लोगों के पूरा, और बॉम्बे में आपको मालूम है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वो सब कर करा के वो जब बैठा रहता था तो मुझे लगता था महादेव जी तो कहीं नहीं आ गए सच में। और आप देखिए पूरे शो में मैंने महादेव जी की तरफ उंगली उठा उठा के बातें नहीं की। मुझे एक चीज़ का हमेशा डर लगता था कि महादेव जी के सामने अगर मैंने यूं यूं उठा उठा के किया और कहीं महादेव जी सचमुच प्रकट हो गए और उन्होंने कह दिया तथास्तु, मैं तो निपट गया ना। मैं तो निपट गया। तो मैंने भैया डर के मारे, मैं डरता था उसके सामने परफॉर्म करने में। पता नहीं, मैंने अपने जीवन में शुरू से भगवान और देवी देवताओं की हमेशा पूजा की है
और उनके सामने मुझे काम करने को मिल रहा था, और वो भी एक दक्ष का रोल, और वो भी दक्ष जो कि हमेशा महादेव से लड़ता ही रहता है, हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उनको घर बुला के उनका मंच तोड़ देता है, आके वहाँ इंसल्ट करता है। तो मैंने कहा कहीं महादेव जी सचमुच आ गए कि यार ये आदमी मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, इसको जो है ख़त्म ही कर दो। मैं तो निपट गया। तो इसलिए मैं अपनी लिमिट में काम करता था, और कोशिश करता था कि मैं कोई इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करूं वहाँ पे, वरना कहीं महादेव जी सुन लेंगे ऊपर से तो कुछ कर ना दे, डरता था मैं। somehow the show was grand success in Hindustan, no, worldwide I can say। बहुत अच्छा शो बना, और जब सब कलाकार मिलके एक उनके बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री होती है, राइट, कलाकारों के बीच में, तो अभिनय जो है वो और अच्छे तरह से खिल कर आता है, बिल्कुल, कमल के फूल की तरह से खिलता रहता है वो, बिल्कुल, और उसकी जो सुगंध है वो चारों तरफ आती है। तो आप देखिए, जो माँ का रोल कर रही थी, जो बेटियों का रोल कर रही थी, या जो मेरे दामाद बने थे, वो दे ऑल वर वेरी नाइस एंड वेरी हेल्पिंग नेचर, और सब एक फैमिली की तरह काम करते थे वहाँ पे सेट के ऊपर। तो बड़ा अच्छा लगता था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और देवों के देव महादेव वॉज ए अमेजिंग शो, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस एंड अमेजिंग डायलॉग राइटिंग। स्क्रिप्ट भी उतनी ही अच्छी लिखी गई थी जितना खूबसूरत शो था। मुझे नहीं लगता है कि उसकी कंपैरिजन में अभी तक कोई शो आ पाया हो, और जिसमें उस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, इतना खूबसूरत भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसको। इट वॉज ब्यूटिफुल, आई कैन से। एंड दक्ष प्रजापति मेरे जीवन का, मुझे नहीं लगता कि कभी मैं अपने जीवन में इससे भी अच्छा कोई रोल कर पाऊंगा। कलाकार की कोई लिमिट नहीं होती है। सब लोग कहते हैं कलाकार का कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, वो हमेशा कुछ अच्छा ही करता चला जाता है। जब मैंने महाभारत किया तो लोगों ने कहा था चाणक्य नहीं कर पाऊंगा, तब मैंने बॉल्ड होके पूरा चाणक्य किया तो लोगों ने बोला था शक्तिमान नहीं कर पाऊंगा। तो जब एलियन बन के मैंने शक्तिमान किया तो लोगों ने कहा था महाराणा प्रताप नहीं कर पाओगे। मैंने महाराणा प्रताप किया तो लोगों ने बोला पृथ्वीराज चौहान नहीं कर पाओगे। इस तरह के हमेशा मेरे सामने चैलेंजेस आ जा के खड़े रहे, और मैं उन चैलेंजेस को हमेशा क्रॉस करता गया, और उसके बाद मैंने देवों का देव महादेव किया। और अभी भी मैं चंद्रगुप्त मौर्य कलर्स में, और तेरी मेरी डोरियां, और गुरु वशिष्ठ का रोल फिर से रामायण के अंदर का किया मैंने, और विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करता गया हूँ। और हर भूमिका जब भी मेरे सामने आई कोनार, मैंने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मैंने कहा अब ये भूमिका मुझे मिली है, अब इस भूमिका को मैं पूरी ताकत के साथ करूँगा। सर, जब भी कोई इस तरीके के आप कैरेक्टर्स करते हैं तो उस कैरेक्टर्स के करने से पहले कुछ रिचुअल होता है आपका, प्रिपरेशन? हाँ, होता होगा, लेकिन मैं फॉलो नहीं करता। मुझे लगता है कि सिनेमा जब बनाते हैं हम, तो हमने पहली चीज जो सीखी थी कि डायरेक्टर्स को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, कि जो जैसा वो कह रहा है उसको फॉलो करो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से पढ़कर आया है। राइट, वो भी स्क्रिप्ट को पढ़कर आया है, वो पूरी कहानी को समझता है, उसको जानकारी है। तो अगर आप डायरेक्टर को फॉलो करोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी नोज ज्यादा पोक करोगे किसी चीज में तो वो खिचड़ी बन जाएगी, अच्छा खाना नहीं बनेगा। अच्छा खाना बनाने के लिए आपको चीजों को अलग अलग रखना जरूरी होता है। आप जो कलाकार मैंने देखे हैं, अभी भी देख रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े कलाकारों का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो कलाकार अपनी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं कहानी में, डायरेक्शन में, वो ना तो फिल्में चलती हैं और ना ही कहानियां चलती हैं। इसलिए मैं डायरेक्टर को फॉलो करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ता नहीं हूँ। मैं डायरेक्टर से एक बार नरेशन ज़रूर ले लेता हूँ कि इस सीन में क्या डिमांड है,
क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है वो, और अगर नहीं कह रहा है तो वो उसकी उसकी मंशा क्या है, उसका थॉट क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो डायरेक्टर मुझे एक्सप्लेन करता है चीज़ों को और फिर मैं उसको फॉलो करता हूँ। सर देवों के देव महादेव के अंदर में पूरे एपिसोड्स के अंदर में जितना आपका रोल रहा है, उसमें सबसे फेवरेट एक कौन सा सीन आपका अगर पिक करना हो? मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट फिर भी अगर आपको चूज करना रहा तो आप एक ऐसा कौन सा सीन को चूज करना मैं चाहेंगे? प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा का पुत्र, वो ब्रह्मा जिन्होंने संसार की रचना की है, संरक्षण हूं मैं उसका। मैं हूं वो जिन्होंने समाज को नियमबद्ध किया है। मैं हूं वो जिसने जमीन को उपजाऊ बनाया है। मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं। वाह सर वाह। एक सीन था जब मेरे इष्ट देव विष्णु जी भी सामने खड़े हैं, महादेव खड़ा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटियां हैं, मेरे दामाद हैं, पूरा 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 सप्तऋषि थे। पूरा का पूरा सब हम्म, लोग हैं, हम्म, विष्णु जी हैं हम्म, और ब्रह्मा जी आज तक आ जाते हैं, मेरे फादर ब्रह्मा, हम्म, वो भी प्रकट हो जाते हैं। वो उस वक्त जबकि सती जो है अग्नि में प्रवेश करती है, उस वक्त का जो सीन था, द मोस्ट डिफिकल्ट सीन। महादेव के प्रति उसको नफरत, बेटी की शादी करना नहीं चाहता उससे, बेटी से वो अलग खफा, पत्नी रोक रही है, वहां से अलग लड़ाई है उसकी, विष्णु जी समझा रहे हैं उससे अलग है, पिताजी समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी उनसे अलग है। हर एक के प्रति उसका एक डिफरेंट एटीट्यूड है और उनके बीच में वो लड़ाई लड़ रहा है, पूरी लड़ाई लड़ रहा है। That is the most difficult scene. For every expression has to be changed. Every expression has to be precisely, मतलब exactly the same what he wanted. डायरेक्टर ने जब वो पूरा सीन मास्टर शॉट लिया था उसने, तो उसने आके मुझे गले लगा लिया था और मेरे आंख में आंसू गिरने लगे थे उस वक्त। कि मतलब डायरेक्टर को हम हमेशा कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं, बिल्कुल। मतलब कैप्टन को मेरा काम इतना पसंद आया। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है मैं मीडियोकर कलाकार हूँ जी लेकिन जब कोई अच्छा डायरेक्टर मिलता है तो मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ जी। क्योंकि मैं नकलची बंदर हूँ। जब डायरेक्टर को देख लेता हूँ कि ये काम बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं उसके पीछे पीछे भागने लगता हूँ और फिर रिजल्ट जो है हमको हमारे दर्शक सामने, हमको बिल्कुल। देते हैं। अगर दर्शक ने अच्छा रिजल्ट दे दिया है, 100 में 100 पॉइंट्स दे देते हैं कई बार वो मुझे, तो मेरा शो हिट हो जाता है। जब शो हिट हो जाता है तो लोगों के बीच में प्रजापति दक्ष की एक पहचान बन जाती है। बिल्कुल। महाभारत के अगर हम इंटायर एपिसोड्स की बात करें तो अगेन जैसे देवों के देव में आपका एक ये एपिसोड फेवरेट रहा है, ऐसे महाभारत के अंदर में कौन सा एक ऐसा सीन था जो कि आपको बहुत आपके दिल के बहुत करीब है? एज एन एक्टर नहीं कहूँगा, एज ए ह्यूमन कहूँगा। एज ए ह्यूमन सर, बिल्कुल। एज ए ह्यूमन कहूँगा। एक्टर के तो बता ही दिया जी मैंने कहा। जी मैंने एज ए ह्यूमन एक सीन था, छोटा सा सीन जी था बड़ा, जब अभिमन्यु की हत्या हो जाती है, अभिमन्यु की, जी और अभिमन्यु के अगेंस्ट में द्रोण ने लड़ाई भी लड़ी और अभिमन्यु बेटा किसका था? द्रोण के बेस्ट शिष्य, सबसे अच्छे शिष्य, सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन का बेटा था। और अर्जुन का बेटा वहां लड़ाई लड़ रहा है और सब लोग उसे गलती से मार रहे हैं, गलत
एक आदमी से एक लड़ाई लड़ेगा, उसको 8-8 10-10 योद्धा मिलके मार रहे हैं, और द्रोण रथ पे खड़े हुए हैं चक्रव्यूह के अंदर, और वो देख रहे हैं और बचा नहीं रहे हैं उसको। कह रहे नहीं, ये इसके खिलाफ है, ये वॉर के खिलाफ है, ये खिलाफ है, ये खिलाफ है ना, खड़े हुए देख रहे हैं। और वो खड़े खड़े देखते देखते जब वो सीन पिक्चराइज हो रहा था, तो मैं खड़े खड़े रथ पे खड़े होकर रोने लगा था। मेरे आंख से आंसू गिरे चले जा रहे थे कि मैंने कहा उस वक्त सोचो, द बेस्ट शिष्य अर्जुन और उसका बेटा, तो तुम्हारे लिए तो ग्रैंडसन हो गया, और मेरे ग्रैंडसन को मेरे सामने हत्या कर रहे हैं, और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं और कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो ये सोच के मेरे आंख में आंसू गिरने शुरू हो गया। सर, अगर द्रोणाचार्य इन रियल से आपको कभी कोई एक सवाल पूछना का मौका मिले, तो वो ऐसा कौन सा सवाल होगा जो आप पूछना चाहेंगे सर? द्रोणाचार्य से? ओह माय गॉड, द्रोणाचार्य से मैं यही पूछूंगा कि भाई एक बात बताओ आचार्य द्रोण, आपने एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवा दिया था? अरे वो एक अच्छा तीरंदाज था, ये तो कोई सजा नहीं है। और आप ये कहते हैं कि उसने शिक्षा ली नहीं, उसने शिक्षा चोरी की है। तो भाई कई बार आप उसको एक बार माफ भी तो कर सकते थे। हर चीज के लिए दंड देना, ये क्या जरूरी था उनका? बस ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता द्रोणाचार्य ने कुछ गलत किया था। हाँ। सर, शिष्य और गुरु की परिभाषा आपके हिसाब से क्या होती है? शिष्य और गुरु में ज्यादा अंतर नहीं है जी। शिष्य ग्रहण करने वाला होता है जी। और गुरु देने वाला होता है। जैसे कहते हैं ना कि खाली मटका है, खाली मटके में आप जल डालते हैं, मटका भर जाता है। गुरु के पास ज्ञान है, और शिष्य जो है वो एडॉप्ट करने वाला है। गुरु ज्ञान देता है, शिष्य उसे एडॉप्ट करता है। बिल्कुल, ये एक रिश्ता होता है। ये रिश्ता बिल्कुल पिता और पुत्र का होता है। बहुत पवित्र होता है और बहुत पायस होता है। आपकी अब तक की जर्नी के अंदर में जितने अभी तक आपने कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, उसमें सबसे क्लोज जो आपके दिल के डायलॉग हो कि ये सबसे ज़्यादा फेवरेट डायलॉग है आपका, वो कौन सा था? एक डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने लिखा था, बड़ा ही खूबसूरत सा डायलॉग था। युद्ध भूमि में अर्जुन भी खड़ा है और युद्ध भूमि में द्रोण भी खड़े हैं, लेकिन द्रोण जो हैं कौरवों के सेनापति बन के खड़े हुए हैं, और इधर अर्जुन कृष्ण के रथ पे खड़ा हुआ है। तो एक छोटा सा डायलॉग था, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा वेरी मीनिंगफुल था। तो अर्जुन सामने खड़ा है और उनको प्रणाम नहीं करता है, तो उन्हें लगता है यार मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सब कुछ मैंने किया यार, और ये मुझे प्रणाम ही नहीं कर रहा है। तो अर्जुन से कहते हैं आचार्य द्रोण, क्या बात है अर्जुन, आज अपने गुरु को प्रणाम नहीं करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी गिनती शत्रुओं में करने लगे हो? डीप सर, वेरी डीप, वेरी डीप, वेरी कहीं मेरी गिनती तुम शत्रुओं में करने लगे हो? अरे आज भले ही मैं अपोजिशन में खड़ा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। बिल्कुल। हाँ, और अंतिम पाठ पढ़ाते वक्त भी वो कहता है द्रोण कि अर्जुन से कह देना, युधिष्ठिर को कहता है अर्जुन से कह देना कि अगर उसके बाण मेरी छाती को छलनी नहीं कर पाए तो मैं उससे अपनी गुरु दक्षिणा वापस ले लूंगा। मतलब उसके बाण मेरे सीने में ऐसे घुसने चाहिए जैसे शत्रु के उसमें घुसते हैं। अगर नहीं घुसे मेरे अंदर तो मैं गुरु दक्षिणा वापस ले लूंगा, तो मेरा शिष्य है ही नहीं है। सर, अगर द्रोणाचार्य एकलव्य को शिष्य अपना बना लेते तो महाभारत में क्या बदल सकता था सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने गुरु दक्षिणा जरूर ली थी,
लेकिन उन्होंने ये नकारा भी नहीं था। गुरु दक्षिणा में मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ। वॉर के अंदर एक तरफ धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था, जिसने द्रोण का सर काटा था, और ये अपना एकलव्य, ये दोनों युद्ध करते करते दोनों जो थे मूर्छा अवस्था में आके गिरे पड़े थे रणभूमि में। शाम का वक्त था, युद्ध बंद हो गया था, और घायल पड़े थे दोनों के दोनों, धृष्टद्युम्न भी और एकलव्य भी। तो धृष्टद्युम्न ने कहा कि एकलव्य से कि मुझे एक चीज का बड़ा दुख है जीवन में, कि मैंने आचार्य द्रोण को छल से मारा, और उस चीज का मुझे बहुत दुख है। लेकिन जब मैं तेरा कटा हुआ अंगूठा देखता हूं तो मुझे लगता है नहीं, मैंने सही मारा। तो एकलव्य ने कहा कि धृष्टद्युम्न, इस वक्त मैं घायल पड़ा हुआ हूं और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने बाणों को और अपने तीरों को उठा सकूं। अगर मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाती है तो मैं अपने गुरु की हत्या करने के एवज पर मैं इस वक्त बाण उठाकर तुम्हें छलनी छलनी कर देता। ये होती है शिष्य की महानता। उसने बोला मैं तुम्हें खत्म कर देता क्योंकि तूने मेरे गुरु को छल से मारा है। सर बिगेस्ट फैन मोमेंट अब तक आपका कौन सा रहा है सर? कोई ऐसा फैन, कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपको बहुत मतलब झंझोर के रख दिया हो, या बहुत डिफरेंट, क्योंकि इतने आइकॉनिक रोल्स के बाद में। जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है, बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोणार्क मेरे जो बहुत पुराने पुराने दोस्त थे, या महिला दोस्त थी, या लड़कियां दोस्त थी, जब मैं यंग था, बहुत यंग था, और हम लोग अलग अलग शहरों में रहते थे, तो अब वो उनकी शादियां हो गई हैं, वो लोग दूसरे दूसरे घरों में हैं, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है तो कोई कहीं है, सब अलग अलग देशों में बसे हैं। लेकिन सोशल मीडिया जब से आया है तो मेरे वो पुराने सभी दोस्त मुझे मिल गए हैं जो मुझसे बचपन में बिछड़ गए थे। तो कहीं कई कई मीनिंग में सोशल मीडिया खराब भी है, बट कई मीनिंग में बहुत अच्छा भी है। और अब सोशल मीडिया मिल गया है तो हम अक्सर जो हैं लिख लिख के आपस में करस्पॉन्डेंस में बातें करते हैं एक दूसरे से, और वो बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे पुराने दोस्त जो मेरे साथ पढ़े थे, छोटे छोटे थे, जब हमारे 5वीं 6वीं क्लास में जो थे, 7वीं 8वीं क्लास में थे, 9th 10th में जो थे, या ग्रेजुएशन में जो थे, या जब मैं अपने कॉलेज में आ गया था वहाँ पे जो लड़के थे, वो सब अब जब मुझे मिलते हैं और अब जब मुझसे बातें करते हैं, और कोई IAS ऑफिसर बन गया है, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर बन गया है, तो कोई कहीं चला गया, तो वो जब सब मिलते हैं और मुझे मेरे से बात करते हैं और मेरे लिए 2 शब्द प्रशंसा के कहते हैं, तो वाकई मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। सर आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है हमेशा, उसके पीछे का राज क्या है सर? एक दिन मेरे दिल ने मुझसे कहा, एक दिन, हेलो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप कौन? बोले मैं तुम्हारा दिल हूं। मुझसे बोला आप? मैंने कहा मेरे अंदर तो तुम रहते हो। बोले हाँ, मैं कुछ बातें करने आया हूं आपसे। मैंने कहा क्या बातें? उसने बोला यार मैं 24 घंटे तेरे लिए चलता रहता हूं, दिल ने कहा, और तू बैठा रहता है, खाता रहता है यहाँ पे। तुम भी 1 घंटे चलो, तब तो मैं 24 घंटे चल पाऊंगा। अगर तूने चलना बंद कर दिया तो मैं गया, और मैंने चलना बंद कर दिया तो तू गया। तो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तुम भी चलो, मैं भी चलूंगा। तुम 1 घंटे चलो, मैं 24 घंटे चलूंगा तेरे लिए, ठीक है? मैंने कहा जी डन। कुछ भी करो, तो 1 घंटे में स्विमिंग करो, वॉक करो, दौड़ो, भागो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, करोगे तुम 1 घंटे, तुम डेली करोगे, 1 घंटे तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। मैंने कहा ओके डन। बोले दोस्ती? मैंने कहा दोस्ती।
बस तब से मैं 1 घंटा अपने आप को देता हूँ और बिल्कुल हेल एंड हार्डी रहता हूँ। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड आई थिंक थैंक कि यू सो मच, थैंक यू सो मच कोणार्क। तुमने बहुत अच्छी तरीके से इंटरव्यू किया और बहुत अच्छी सारी बातें, हमारे जज्बातों को बाहर निकाल दिया तुमने। सौभाग्य है ये सर कि आज आपके सामने बैठ के मैं कुछ सवाल पूछ पाया हूँ और आपने मौका दिया। तो और मैं चाहूँगा कि कोई भी चीज़ आप जो दर्शकों को बोलना चाहें, ये एपिसोड ख़त्म कर रहे हैं हम, तो उस नोट से या आपके कुछ कोई एक डायलॉग से। बेवजह दिल पे न बोझा भारी रखिए, जिंदगी खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए, जारी रखिए, जारी रखिए। ये नहीं है कि यहाँ जीवन खत्म नहीं होने वाला है, जीवन आपका बहुत लंबा हो, आप दीर्घायु हो, आपके घर में परिवार लोग सुखी रहें, आप सुखी रहें, और जीवन की लड़ाई इसी तरह लड़ते रहिए। बहुत ऑब्स्टिकल आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन उन सारे ऑब्स्टिकल को आपने पार करते जाना है, आगे बढ़ते रहना है। और ये फुटबॉल का मैदान है, यहाँ खेलने वाले इतने सारे खिलाड़ी हैं, अच्छा खिलाड़ी ही विजय बनेगा, अच्छा खिलाड़ी ही विजेता बनता है, और आपको विजेता बनना है। और इसलिए बनना है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच गाइस। सो ये थे भारत के लेजेंडरी एक्टर सुरेंद्र पाल सर, ओनली ऑन जस्ट बात। और आज हमने इनके जज्बातों से बहुत सारी बातें करी हैं और जाना है सर को और करीब से। और आई होप कि ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। और ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।